बड़ा प्रेसिडेंट सेट हुआ है और इस पे मज़ाहमत करना और मुल्क को के सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है। हमारा हक होता है, हर मेंबर का हक होता है नेशनल असम्बली का, वो ना सिर्फ अपना बात करे, अपने अवाम के नुमाइंदगी करे, मगर वो जो भी हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है वो या उसका हमायत करे या उसका मुखालफत करे और हमारा गिनती हो। नेशनल असम्बली का प्रोसीजर ये है कि स्पीकर साहब पहले आइज और नोज वॉइस वोट्स का कहा जाता है, और अगर कोई भी मेंबर चैलेंज करता है तो स्पीकर साहब को गिनती लाजमी करवाना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आज जो बजट का फाइनल वोट था, जो सबसे अहम वोट था, जो मेन वोट था जिससे आप फैसला करते हो कि क्या ये बजट नेशनल असम्बली से मंजूर हुआ है या नहीं, इस बजट में कौन साथ दिया, किसने मुखालफत किया, उस ऐन मौके में जब स्पीकर साहब ने वॉइस वोट लिया था, मैं खुद खड़े होकर उस वॉइस वोट को मैंने चैलेंज किया, मगर स्पीकर साहब ने रूल्स का खिलाफ वर्जी करते हुए, नेशनल असम्बली का तकद्दुस पमाल करते हुए मैंने चैलेंज को इग्नोर किया, जो मेरा हक है as a member of the National Assembly, as a parliamentary leader of my party. I challenged their budget. They were supposed to produce their members, जो उसके हक में वो गिनते कि कितने members ने फेवर किया इस बजट को और कितने मेंबर्स ने इस बजट का अपोज किया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पीकर साहब ने ये नहीं किया। तो जहां तक हमारा नज़र है, जहां तक हम समझते हैं कि ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। मैंने इसीलिए स्पीकर साहब को एक ख़त भी लिखा है जिसमें मैं वो रूल्स को भी कोट करता हूँ, जिसमें मैं रूल्स को साइट करता हूँ कि 276 में जहाँ वोटिंग का जिक्र होता है, there is a direction, there is no option कि जब वॉइस वोट चैलेंज होता है, आप एक और दफ़ा वॉइस वोट लिया जा सकता है, फिर वो चैलेंज हो तो आपने गिनती करवाना है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। मैं इसका भरपूर मज़ाहमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फिलफौर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा और हम वैसे ही इस इलीगल बजट के खिलाफ तो मज़ाहमत करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता होगा जिस पे हम कानूनी तरीके से भी और मुख्तलिफ तरीके से भी इसका मुखालफत करना बनता है। आप पूरा पाकिस्तान नेशनल असम्बली की तरफ देख रहे हैं। अगर हुकूमत समझती है कि उनका बजट इतना ज़बरदस्त है और मईशत इतना तरक्की कर रहा है तो वो क्यों चुप रहे थे? वो क्यों चुप रहे थे? और मुल्क और कौम के सामने ये हमें अपना, मेरा हक है कि मैं अपना राय का इज़हार करूं और अपना वोट को रिकॉर्ड करूं। वैसे आपने इस असम्बली को धांधली के बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। अगर नेशनल असम्बली में अपोजिशन को अपना ना सिर्फ भरास में निकालने का मौका नहीं मिलेगा मगर अपना वोट का इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमारे कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता है। हमें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे हाउस का चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बड़ा फोर्सफुली स्पीकर साहब से मुतालबा करते हैं कि ये एक पूरा दुनिया देख रहे हैं। आप IMF के साथ मिल के ये बजट बनाते हो और पास करवाते हो। एम्बेसीज इस्लामाबाद में है, वो सारे देख रहे हैं। वो ये तमाशा देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदों को ना बात किया देना जाता है, ना अपना वोट रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है। मेरे मेंबरान नेशनल असम्बली इस पूरा बजट सेशन में सारे के सारे बहुत मेहनत करते हैं अपना कट मोशंस प्रोड्यूस करने के लिए, अपने अमेंडमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीकर साहब तो उनको वो पढ़ने भी नहीं देता ताकि वो सुनाए वजीर को कि हमारा तजवीज़ क्या है, और उसके बाद उस पर कोई वोटिंग करके आप माने या ना माने वो आपका हक है। हम मानते हैं आपका मेजॉरिटी आप डिफीट करेंगे, लेकिन ये हमारा बुनियादी हक है जो हमसे छीना गया है। इससे हम पूरा तरीके से इसको मज़ाहमत करते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, तारीखी सतह पे बेरोज़गारी और गुर्बत पहुंच चुका है, ये हुकूमत
ना सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है। वो अपने जिद और अना पे डटे हुए हैं कि वो आवाम को ये तकलीफ ज़रूर पहुंचाएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था हर एक अमेंडमेंट के लिए, हर एक कट मोशन के लिए। वो रवायती तौर पे और इस तरीके से ज़बरदस्ती अपने आप को मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिस बजट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, दिस गवर्नमेंट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। दे हैव लॉस्ट देयर मॉरल अथॉरिटी फ्रॉम डे वन। दे हैव नो लीगल स्टैंडिंग on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan। and हमें इस बजट को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, कश्मीर से लेकर कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेनकाब करेगी। आपने हमें नेशनल असेंबली भी बेनकाब नहीं करने दिया, तो हम आवाम के सामने जाएंगे, हम आवाम को बताएंगे कि ये झूठे कठपुतली कह रहे हैं कि आप मुआशी तरक्की कर रहे हो। इन्होंने ये जालिमाना PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबका मौका। आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं किसको कर सर, मैं अपना जमात के लिए जवाब दे हूँ, और मैं अपना पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो MNAs है वो मौजूद थे। अपने कट मोशंस के सिलसिले में उन्होंने अपने किरदार अदा किया, अमेंडमेंट्स के सिलसिले में अपने किरदार अदा किया। जी, ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते, लेकिन अगर स्पीकर साहब, जब मैंने चैलेंज किया मेरा गिनती नहीं करवा सकता, तो अगर वो मौजूद भी होते, स्पीकर साहब के उनके गिनती में शामिल नहीं होते। लेकिन ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं अपना कट मोशंस में जो मेरे मेंबर्स ने ले आए थे उस वक्त भी मैं मौजूद था। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं। और अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। मैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जब जमा हुआ था, मेरा मौक़िफ़ जब ये हमला हुआ था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे, मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ का, पार्लियामान का बदतरीन दिन था। और वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अब जो बजट में हमारे साथ हुआ है, जहां हमें ना बोलने दिया गया, ना हमारा वोट की गिनती करवाया गया, कोई जगह ही नहीं रहा, कोई सियासी रास्ता ही नहीं रहा। मैं फिर से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कि स्पीकर का किरदार को सीरियसली लिया जाए। पार्लियामान में अगर आप पे हमला होगा, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे फिजिकल असल्ट होगा और उस पे हम एक सियासी मज़हमत एहतजाजन अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे, तो आप कब लेकर आएंगे? मैं समझता हूँ कि we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground, and हमें स्पीकर, जैसे मैंने बजट स्पीच में भी कहा था कि स्पीकर साहब को ये सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। जो भी जमहूरी पसंद पार्लियामेंटेरियन है वो चाहेंगे कि इस पे मज़हमत के लिए, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड पे ले आ सके। हम कितना बर्दाश्त करेंगे? हमने बर्दाश्त किया कि फाटिफ वोट पे वो अपने एडवाइजर से गिनती करवा के, जबरदस्ती धांधली करवा के वो पास करे।
ہم نے برداشت تب یہ کیا ہے کہ فزیکل اسلٹ ہو، ہمارا قائدی اس پہ اختلاف تھا، جو ایک کینسر سروائیور ہے، ایک بزرگ ممبران پارلیمان ہے، اگر حکومتی بینچز سے اس پہ فزیکل حملہ ہوگا، میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ والے کیسے برداشت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آج کا جو آپ سب کے سامنے ہوا ہے، مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استعداد تھا کہ جب میں ریکارڈ کرتا ہم ڈیفیٹ کر دیتے، لیکن میرا حق اتنا تو تھا کہ آپ گن لیتے کہ تاریخ یاد رکھتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کا مخالفت کی. قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ میرا مطالبہ پہ، جب بجٹ سپیچ میں نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ افغان ایشو کو، ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو، اس پہ جو بھی ادارے انوالوڈ ہے، جو بھی منسٹریز انوالوڈ ہے، ان کو پارلیمان کو اعتماد بھی لینا چاہیے، ہمیں بریف کروانا چاہیے. میرا بات کو مانتے ہوئے اس وقت اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شرکت کرے گی، میں خود جاؤں گا. اس لیے میرا مطالبہ پہ یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے. اور پاکستان نے یہ دیکھا ہے، اب ہمارا تاریخ 1980 سے لے کے آج تک افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کی سچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب افغانستان کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 1980s میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا، ایک غلط پالیسی اپنایا گیا اور ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑا. جب یہ اس وقت افغان 1 سے نکل رہے تھے تب بھی ہمارا غلط پالیسیز تھے. ہم سب مانے بعد میں کہ یہ غلط پالیسیز تھے، لیکن ان غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو کلاشنکوف کلچر کو، ڈرگ کلچر کو، بم دھماکے کے کلچر کو بھگتنا پڑا. پھر 2001 پہ ایک فون کال پہ جب ہم اس جنگ میں شریک ہوئے تھے تب بھی ہم سے کچھ غلطی ہوئے تھے جس کا نقصان پاکستان اور اس قوم کو، ہم سب کو بھگتنا پڑا. اب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں افغانستان میں، اب وہاں کا سچویشن ایک بہت اہم موڑ پہ افغانستان کے عوام، پاکستان کے عوام، پوری دنیا کھڑا ہے. اور جو فیصلے آج لیے جائیں گے ان کا کانسیکوینسز مجھے اور آپ کو اگلے 10 20 30 سال کے لیے بھگتنا پڑے گا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کے ایکسپیرینسز سے نہیں سیکھیں گے، اگر ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 80s میں کی، جو ہم نے 2001 میں کی، جو ہم نے بعد میں کیا، تو پھر یہ نقصان عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہم اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ پورا کوشش کریں گے کہ پاکستان کا ہولسٹک پالیسی ہو، جس میں افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو، جس میں پورے دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو، اور ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو دفاع کریں. دیکھو، میں آپ کو واضح فرق بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا، اپنا شیئر نہیں دیا جاتا. میں نے تو نیشنل اسمبلی میں اپنا سپیچ اس بات سے شروع کی تھی کہ یہ پورا کا پورا بجٹ ہی غیر آئینی ہے، ایلیگل ہے. اس لیے جب آپ نے NFC ایوارڈ نہیں دیا تو پھر آپ نے پنجاب کے حق پہ ڈاکہ مارا، آپ نے پختونخوا کے حق پہ ڈاکہ مارا، آپ نے سندھ اور بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ مارا. تو آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ یہ پورا سلسلہ جو ہے ناانصافی پہ مبنی ہے. جہاں تک سندھ کی بجٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم وسائل تو سے، مگر اس کا کم وسائل کے باوجود سندھ حکومت نے یہ کوشش کی کہ کتنا وہ محنت کر سکتے ہیں، کتنا وہ مدد کر سکتے ہیں عام آدمی کو، انہوں نے یہ کیا ہے. مثلا انہوں نے جو منیمم ویج سندھ صوبہ نے رکھا ہے وہ 25,000 روپیز کا منیمم ویج رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس میں اور گنجائش ہے، لیکن باقی صوبوں کے مقابلے میں، وفاق کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جس پہ ہم چیف منسٹر صاحب اور اس کا پورا ٹیم کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے، عام آدمی کے لیے جو آپ منیمم ویج سیٹ کرتے ہو وہ ایک بہت بڑا سہارا رہتا ہے. تو وہ ایک بہت اچھا
कदम उठाया गया सूबाई सिंध के बजट में। साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में 20% में इजाफा हुआ, वो भी सीएम साहब चाह रहा था, सीएम साहब तो चाह रहा था कि हम 30% का इजाफा करें, फंड्स ना मिलने पे 20% का इजाफा किया, वो 20% भी बाकी सबसे ज़्यादा है। इस किस्म से बहुत से ऐसे हमने अपने ही कम वसाइल में से ऐसे मंसूबे बंदी किया है कि हम अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो कमज़ोर तबका है उनको जितना भी मदद दे सकते हैं हम दे रहे हैं। अभी भी हम समझते हैं कि वो नाकाफ़ी है और करने की ज़रूरत है। यही तो वजह है कि हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें अपना शहर दिया जाए, सूबों को अपना शहर दिया जाए ताकि वो अपने अवाम का खिदमत कर सकें। जो कि मुकम्मल हो गया, आज नून लीग मौजूद नहीं थी, तो अब आइंदा आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म, जहाँ तक नून लीग का असेंबली में पोजीशन है, वो आप नून लीग से पूछे या पीटीएम से पूछे। वो मैं अपना मेंबर्स का जवाब दे हूँ। मैंने उनके बारे में आपको पूरे तरीके से ब्रीफ किया है। जहाँ तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, मैंने अपना बजट स्पीच से पहले जब उन्होंने ये ज़बरदस्ती पास करने की कोशिश की, तो अगेन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने यही शिकायत किया कि ना आप सुनते हो, ना आप हमारे वोट रिकॉर्ड करने का हक का तहफ़्फ़ुज़ करते हो। अगर आप सुनते, हम आपको बेहतर तजवीज़ दे सकते। हम खुश है कि शहबाज शरीफ साहब भी इंगेज कर रहे हैं अपोजिशन के जमातों के साथ। हम भी पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी का डेलीगेशन ज़रूर भेजेंगे उनकी APC में या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कॉन्वर्सेशंस में, जो हमारे तरफ से जो तजवीज़ें हैं हम उनके सामने भी रखते हैं। उसके लिए आप हुकूमत में क्या दबाव डालेंगे और क्या महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ रोडों पे आ सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और अपना सियासत करने का हक रखते हैं। हमने पहले से ऐलान किया, मैंने अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, हम समझते हैं कि हमारा नहीं सुना जा रहा था बजट में, हमारा वोट भी रिकॉर्ड नहीं किया गया और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कि हमारा ऑप्शन जो रहा है वो यही है कि हमने अवाम के पास ये मैसेज लेके जाना पड़ेगा। अभी भी मैं कश्मीर के कैंपेन पे निकला हूँ, जहाँ मैं कश्मीर में जाके बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं मोदी के जुल्म की बात करता हूँ, वहाँ मैं इमरान की महंगाई, इमरान की गुर्बत और इमरान की बेरोज़गारी की ज़रूर जिक्र करता हूँ, जिसकी वजह से आम आदमी इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूबा, हर शहर, हर देहात में जाके लेके जाएंगे और इसी हम समझते यही हमारे पास रास्ता है, यही हमारे पास ताकत है कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो इंसान बने और ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं जो आम आदमी को, किसान हो गया, मेहनत का छोटा चार्ज, उन सब के बोझ डालने के बजाय आप अमीर आदमी पे बोझ डालना चाहते हैं। जब कौन सी बात हुई थी? जहाँ तक वो मकबूजा कश्मीर में जो हमला हुआ, हम समझते हैं कि बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना रवायत था वज़ीर आज़म साहब का कि कश्मीर जैसे मौके पे और मसले पे वो उसकी अना की वजह से कंसेंसस नहीं बन सका और पहली बार जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कश्मीर इशू पे बाकी जमातों के साथ बात तक करने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर की जो विक्टिम्स है वो तो मोदी के साथ भी, वज़ीर आज़म मोदी उनके साथ, जिन्होंने उनको जो उन्होंने बंद किया था,
उनको साथ भी बैठ के कश्मीर पे बात कर रहा है, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है। जो जुल्म जो धचका कश्मीर कॉज को मिला है इमरान खान की दौर में, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ख़वातीन को मौका देना दोनों मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। मैं समझता हूँ कि हमें जिस वक्त हमें अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ जो हमारे लिए इस पूरा पैंडेमिक में एक हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, उनका रिस्क अलाउंस का हक हो, उनका अपना तनख्वाह के जो में उसमें इजाफा का उनका हक हो, रेगुलराइज होने का, जॉब सिक्योरिटी होने का हक हो, और हमने सिंध से भी यही मुतालबे किए थे। और सबसे पहले जो रिस्क अलाउंस और ये सारी चीज़ें दिए गए थे वो सूबा सिंध से है, और मैं अभी भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो इंश्योर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, और जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन डॉक्टर्स, नर्सेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो मुकाबला कर रहे हैं, आज भी मुकाबला कर रहे हैं कोविड की पैंडेमिक से, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब सिंध ने इन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी अलाउंस रखा, किसी और सूबा ने नहीं रखा। जब सिंध ने इनके तनख्वाह में इजाफा किया, ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा था और खान साहब ने 0% का इजाफा किया था उनका तनख्वाह में। ये इस तरीके से आप अपने अवाम को, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को लावारिस नहीं छोड़ सकते जैसे खान साहब ने छोड़ा है। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ थे, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है, और आने वाले कल भी हम डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए काम करेंगे। भाई लेडीज फर्स्ट। की जानिब से कहा जाता है, गवर्नमेंट बेंचेस की जानिब से कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है चिकन आउट कर गई है इस इशू पे कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर आप इस पे क्या कहते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान की तकरीर जो सवाल किए गए सहाफ़ियों की जानिब से, उसमें क्रिटिसिज्म किया गया वज़ीर आज़म का जो उनकी टूरिज्म पॉलिसी है, तो पीटीवी ने वो सेंसरशिप उसको सेंसर किया, तो उस पर आप इन दोनों क्या बता? अगर जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस है, मैं आज भी रीइटरेट करता हूँ कि अपोजिशन के लिए, पार्लियामान की तकद्दुस के लिए ये स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कॉन्वर्सेशन अपने अपोजिशन के जो साथी हैं और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है, ये कॉन्वर्सेशन जारी रखूँगा जब भी वो समझते हैं कि मुनासिब वक्त और मुनासिब टाइमिंग और मुनासिब मौका हो, तो हमें ये एहतजाजन स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आना चाहिए। जहाँ तक पीटीवी की सेंसरशिप है, वो तो हुकूमत का और इमरान का अपना बुज़दिली का एक एग्ज़ाम्पल है। अब मैं पार्लियामान में बजट पे बात कर रहा हूँ तो मेरा तनकीद बर्दाश्त नहीं होता, और पीटीवी पार्लियामेंटेरियन का, पार्लियामेंट्री लीडर का स्पीच भी एडिट कर देता है। आप हुकूमत का अपने प्रोग्राम में आप हिस्सा ले रहे हैं, वो अपने प्रोग्राम्स का भी सेंसरशिप करते हैं जब वो सवाल का जवाब पसंद नहीं करते हैं। उनको समझना चाहिए कि वो अवाम को इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अवाम बाशूर लोग हैं, होशियार है, उनको पता है कि क्या क्या जुल्म ये हुकूमत कर रहे हैं। ये जानते हैं कि जो मुश्किल में है उसका ज़िम्मेदार इमरान ख़ान है और इमरान ख़ान की तब्दीली है, और पाकिस्तान के अवाम इमरान को इस महंगाई की सुनामी की वजह से, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी की वजह से कभी नहीं माफ़ कर सकता। जी इस पे मैंने अपना पार्लियामेंट बजट स्पीच में भी कहा, स्पीकर साहब को भी कहा। मैंने स्पीकर साहब से डायरेक्ट पूछा था कि उसका अपना ख़ानदान है, उसके अपने बच्चे हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं कि वो नहीं पूछेंगे स्पीकर साहब से कि क्या ऐसे पाकिस्तान चलाया जाता है? तो आपके बात में बहुत वज़न है, लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग इस किस्म का ज़बान इस्तेमाल करते हैं या नामुनासिब चीज़ें करते हैं, it doesn't reflect on me, it reflects on the person who is using that language. वो अपने आप को बड़ा हीरो समझते होंगे,
کہ وہ ایک دو گالی اٹھا رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, مگر وہ جو ان کے لب ہے, جو ان کے لہجہ ہے, جو ان کے الفاظ ہے, اٹ شوز دا پیپل آف پاکستان کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے, ان کا اپ برنگنگ کیا ہے, ان کے والدین نے کیسے ان کو پرورش, ان کا پرورش کیسا کیا گیا. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے, جو نیا نسل ہے, وہ اس قسم کی جو سیاست ہے بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی عوامی نمائندے ہیں, منتخب نمائندوں ہو, وہ اپنا کام ایک سیریسنس کے ساتھ, ایک ورک ایتھک کے ساتھ کریں. اگر آپ اپوزیشن کے ممبر بن کے اسمبلی میں گئے ہو یا آپ ٹریجری ممبر بن کے اسمبلی پہ گئے ہو, ہم اپنا مزہ کے لیے وہاں نہیں ہیں, وہاں تماشا کرنے ہم وہاں نہیں ہیں. میں منتخب ہوا ہوں, میں وہاں موجود ہوں اپنا جاب کرنے کے لیے, اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے. ویسے ان کے حکومتی بینچز پہ جو لوگ ہیں, ان کا ذمہ داری ہے, ان کا ذمہ داری ہے کہ ہاؤس چلائے, ان کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل بنے. اور وہ جو ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی اچھا ایگزامپل نہیں ہے. یار I can't hear, I'm so sorry. میں آپ سے پوچھتا, دیکھو آپ کا بالکل شکایت درست ہے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا پورا تعداد ہونا چاہیے. میں ضرور ان پرسن اور ان رائٹنگ اور ان کمیونیکیشن اس پہ قاعدے اس پہ اختلاف شہباز شریف صاحب سے اعتراض کروں گا, لیکن اگر موجود بھی ہوتے ہمارا گنتی تو کرواتا. اگر واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کریں, حکومت کا اسٹرینتھ نہیں تھا. اگر حکومت کا اسٹرینتھ ہوتے تو پھر اسپیکر صاحب نے گنتی کیوں نہیں کروایا؟ وہ ہمیں زیادہ شرمندہ کر دیتا. لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا. وہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ جب اپوزیشن کے اچھے تعداد موجود تھے, حکومت کے ممبرز بھاگ چکے تھے, تو میرا چیلنج قبول کرنے کے بجائے, میرا حق اپنا گنتی کرنے کے بجائے اسپیکر صاحب بھی اٹھ کے بھاگ گیا تھا. جہاں تک نیب کا کردار ہے اور جہاں ہمارا موقف ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں. ہم تو مشرف کے دور سے اور اس سے پہلے بھی جب یہ انتقامی ادارے بنائے گئے ہیں صرف غیر جمہوری قوتوں کو طاقت دلوانے کے لیے, اس کو تنقید کا نشانہ تو بنائے ہیں. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم آنا ہے اور ہمیں ایف بی آر میں ایسے کوئی چینجز لے کر آنا ہے, سب سے پہلے ہم سب کا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ نیب چیئرمین سے لے کے نچلا جو آئی او ہوتا ہے, کیس انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اپنے اثاثے پہلے ڈکلیئر کریں. میں نیب چیئرمین سے مطالبہ کرتا ہوں, نیب چیئرمین سے لے کے نیچے جو آپ کے آئی اوز ہے, ہمارا مطالبہ ہے اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے, اگر آپ کا دامن صاف ہے, تو آپ ہمیں بتائیں نیب چیئرمین بنتے ہوئے آپ کے اثاثے کیا تھے, نیب چیئرمین بنتے ہوئے آپ کے پراپرٹیز کیا تھے, آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کتنے پیسے تھے, اور آج آپ کے پاس کتنا اثاثے ہیں, کتنا پراپرٹیز ہے, کتنا پیسہ ہے. آپ کا ہر آفیسر کے ساتھ میں سارا کا سارا ریکارڈز چاہتا ہوں. آپ کے نیچے جو آفیسرز کام کرتے ہیں ان کے پاس کیا اثاثے ہیں, ان کے بیرون ملک کیا جائیدادیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیب جس نے کرپشن کو ختم کرنا ہے, نیب کے اپنے آفیسرز اور نیب کے اپنے عہدیدار, ان کے جائیداد پاکستان سے باہر ہو, وہ ہمیں بتائیں کہ وہ اپنا نیب کے تنخواہ میں باہر جائیدادیں کھڑے کر رہے ہیں. وہ اپنے نیب کی تنخواہ کی وجہ سے ان کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس انفارمیشن ہے, مگر ہم موقع دینا چاہتے ہیں, نیب چیئرمین اور پورا نیب کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے طور پہ اپنے سارے کے سارے ممبرز کے, اپنے سارے آفیسرز کے, اور خاص طور پہ نیب چیئرمین صاحب کے اثاثے جس دن وہ اپوائنٹ ہوئے اور اثاثے آج کے ذرا قوم کے سامنے لے کر آئے. نہیں لے کر آتے تو ہم نیشنل اسمبلی میں بھی قانون سازی کریں گے. اور اس لیے کہ کرپشن ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی سطح پہ بھی اس پہ قانون سازی ہونا چاہیے. اور سی ایم صاحب جو بھی آپ کے صوبہ میں
करप्शन में और करप्शन एंटी करप्शन का काम करते हैं, उनके लिए हमें कानून बनाना चाहिए कि एंटी करप्शन में नैब में काम करने से पहले ही अगर आप काम करते हो तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि आपके एहसास क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेसमैन को और ब्यूरोक्रेट्स को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेके अपनी जेबी भरा रहे हो। इसको we have to get to the root of this issue. I think this is a very fair demand कि जो हम सब पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, जो पूरा पाकिस्तान पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ज़रा अपने बारे बताएं, उनके एहसास से क्या है। काबुल तक पहुंच गए हैं तालिबान और खुद फौज कह रही है हमारे कि चंद दिन में काबुल फाल हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं किस लेवल के लोग आके करें? ये ना होना कि कोई छोटे लेवल के लोग आके मेरे ख्याल में हम चीफ नेगोशिएट कर रहे हैं, आगे चीफ को आना चाहिए। अच्छा बिलाल साहब, इसके साथ ये कौमी सलामती की बात होने की, जब भी अफगानिस्तान में इस तरह की सूरत हाल हुई, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद ज़िया अमलियत आई, जब ये सारी सूरत हाल हुई, उसके बाद फिर 99 में जो कुछ हुआ और फिर कू हुआ, मुशर्रफ का दौर आया, फिर ये सूरत हाल बनी, एक मरतबा फिर हम इस बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम आग के दाने पे खड़े हैं, अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती है? आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जा रहे हैं, किस तरह से जो है हुकूमत ने जिस तरह से वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं हम अपने अड्डे नहीं देंगे, क्या सिर्फ अड्डे ना देने का ऐलान करके हम अपने आप को इस आग से बचा सकते हैं? अगर जहाँ तक आपका सवाल था, हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है। जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे वजारतें जो इस काम में इन्वॉल्व है अप्रोप्रिएट लेवल पे वो मौजूद होंगे। तो लेट्स सी जब मीटिंग होता है, लेकिन लेट्स वेलकम इट, लेट्स वेलकम द इनिशिएटिव कि पार्लियामान के सामने लोग अपने आप को पेश करने को तैयार है, अपने मौक़िफ़ देने को तैयार है। अच्छा स्टेप है, मुनासिब स्टेप है, वक्त की ज़रूरत है और इस पे हम ज़रूर बातें करेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक होलिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत है, उसमें आपका बिल्कुल इस किस्म के जो इश्यूज़ है बेस के और दूसरे के वो भी है, लेकिन आपका सॉफ्ट पावर का भी इशू है, एकोनॉमिक सिचुएशन का भी कंपोनेंट है। नेशनल एक्शन प्लान तो डोमेंट पड़ा हुआ है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था दहशत गर्दी का और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना। और एक और चीज़ जो मैं नोट करता हूँ बड़ा अफसोस के साथ कि जो हमारा अफ़गानिस्तान के काउंटर पार्ट्स हैं, जो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं, उनमें और हमारा फ़ॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे, हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है या मुख्तलिफ लोग हैं, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं जिसका ना पाकिस्तान का फ़ायदा ना अफ़गानिस्तान का फ़ायदा। हमें अपने अवाम को अपना धरती को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना अना को भूलना चाहिए, अपना पसंद और नापसंद को भूलना चाहिए और बड़ा ठंडा दिल के साथ और पूरा सोबरनेस के साथ इस इशू के साथ इंगेज करना चाहिए। हम समझते हैं कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो बिल्कुल हमने सालों के लिए जो है वो खाली छोड़ा है हमारा मुखालिफों के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान इस इशू को बैरून मुल्क हम जो एक्सपीरियंस रखते हैं, हमारे जिस्म पे हमारे मुल्क के हम खुद इस पूरा सिलसिले के विक्टिम्स रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली इसके लिए कैंपेन कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक स्पेस बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब समझता है कि अमेरिका का सफ़र पे अगर वो 1000 सिर्फ $1000 खर्च करेगा तो वो उसका कामयाबी होगा। कामयाबी तब होता है जब आप अपने अवाम के मसाइल का हल लेकर आते हो। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का इदारा बनाया था, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पूरा पॉलिसी के साथ, हमारा 3 Ds का पॉलिसीज़ था, डायलॉग, डिटरेंस और डेवलपमेंट का पॉलिसी के साथ हम मैदान में उतरे और उस पर अमल करने की कोशिश की। हम समझते हैं कि इस हुकूमत को कल एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरे बयान आता है, कोई उनके बात पे भरोसा नहीं रख सकता। और जिस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म का बेइज्जती हो रहा है पूरी दुनिया में कि वज़ीर आज़म का आज तक कोई राब्ता तक नहीं हुआ सदर बाइडन के साथ, और अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, रिट्रीट कर रहा है,
अपना फोर्सेस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, पाकिस्तान के बगैर ये तो हो ही नहीं सकता, स्टेबल रीजन बन ही नहीं सकता, और आपका वज़ीर आज़म का उतना लेजिटिमेसी ही नहीं है, आपका वज़ीर आज़म को दुनिया तो मानते ही नहीं है कि ये तो बंदा ही नहीं है जिससे हमने बात करना है। इससे ज़्यादा क्या अफसोस की बात हो सकता है। हम समझते हैं कि हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। सारे कंसर्न्स इंशाल्लाह हम NSC में रेज करेंगे। I think that NSC का जो कमेटी है उसको मौका दिया जाए कि वो एक्चुअली मीटिंग हो, फिर अगर मेरा कोई कंप्लेंट है या शिकायत है वो उस मीटिंग के बाद में मैं करता हूँ।